Yes. So, good evening to all of you. So, chapter number 3 was completed. 3 हम कर चुके हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया था. तो अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ये जो नाम मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. 12th की हम फिजिक्स अगर बात करें, 12th की फिजिक्स में हम चार्ज से बाहर ही नहीं निकलते, है ना. चार्ज के ऊपर ही सारा डिस्कशन रहता है. पहले हमने कौन सी यूनिट पढ़ी? नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट. तो चार्ज जो था वो रेस्ट में रहा, है ना. पूरी यूनिट खत्म हो गई लेकिन चार्ज ने मूव नहीं किया. ठीक है, हम चैप्टर को मूव करते हुए आगे ले गए और जब हम पहुंचे चैप्टर नंबर 3 में तो हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था जिसके कारण करंट बन रहा था. ठीक है, फिर हम बढ़े इससे आगे और अब हम आ चुके हैं क्या कौन से चैप्टर में? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ये पढ़ेंगे हम. ठीक है, ये पढ़ेंगे हम. तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है? चार्ज जो है वो एक्सेलरेट करेगा. ठीक है, पहले चार्ज रुका हुआ है, फिर मूव किया, अब करेगा एक्सेलरेट. ठीक है, तो चार्ज के एक्सेलरेट करने से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा चार्ज में. ठीक है, सो चार्ज के एक्सेलरेट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा बिहेवियर वो शो करता है, ये हम सब स्टडी करेंगे. ठीक है, सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. पहले क्या होता था? हम चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म इन दोनों को सेपरेटली पढ़ते थे. हम ये मानते हुए चलते थे कि दोनों अलग अलग दुनिया. ठीक है, फिर इस दुनिया में एक इंसान है, उनका नाम था ऑर्स्टेड. इन्होंने हमें बताया कि नहीं आप लोग ये अलग अलग क्यों पढ़ते हो. ठीक है, इन दोनों में कोई एक डायरेक्ट रिलेशन है. तो वो रिलेशन आप लोगों को शायद आप लोग फैमिलियर हो गए ऑलरेडी या नहीं हो? वो फैमिलियर ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट याद होगा आपको. ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट था? एक्चुअली वो बैठे हुए थे अपनी लैब में. ये एक्सपेरिमेंट जो है एक्सीडेंटली हुआ था. ठीक है, उनका कुछ इरादा रहा नहीं होगा इतना बड़ा डिस्कवर करने का जितना उन्होंने नाम कमा लिया. तो वो बैठे हुए थे अपनी लैब में, उनके पास था एक मैग्नेटिक कंपस. मैग्नेटिक कंपस क्या करता है? मैग्नेटिक कंपस की एक स्पेशलिटी होती है. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट शोज डिफ्लेक्शन. जब मैग्नेटिक फील्ड आता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है. सो ऑर्स्टेड के पास यही था मैग्नेटिक कंपस. मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही ध्यान रहे डिफ्लेक्शन शो करता है. तो एक दिन इन्होंने देखा ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था. एक्सीडेंटली इसके ऊपर से एक वायर रखी हुई थी और जिसमें करंट फ्लो कर रहा था. करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब बैटरी लगी हुई होगी. फिलहाल अब हम उस एस्पेक्ट को नहीं देख रहे. ठीक है, सो बैटरी लगी हुई होगी, करंट फ्लो कर रहा था. उन्होंने देखा है कंपस जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. डिफ्लेक्शन. ठीक है, इस डिफ्लेक्शन से उनका दिमाग चला. उन्होंने कहा यार ये डिफ्लेक्शन कैसे आ गया, है ना. करंट मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं आसपास, कोई मैग्नेट थी ही नहीं. उन्होंने अपनी लैब को देखा, फिर उनका ध्यान गया इस वायर पर जिसमें करंट फ्लो कर रहा था. उन्होंने क्या किया? की को ऑफ कर दिया तो करंट आना बंद हो गया. तो ये जो करंट आई जो अभी आ रहा था अब नहीं आएगा. ठीक है, सो जैसे ही ये करंट आना बंद हो गया डिफ्लेक्शन भी बंद हो गया. क्लियर. फिर उन्होंने क्या किया? फिर से अपनी बात को और सुनिश्चित करने के लिए करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराया. ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराया तो फिर से डिफ्लेक्शन आया लेकिन अपोजिट साइड में. पहले मान लो ऐसे आ रहा था तो अब दूसरी साइड में आया. क्लियर. सो अब ऑर्स्टेड को बिल्कुल क्लियर हो गया कि मूविंग चार्ज यहाँ पर जो है, चार्ज का मूवमेंट, करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ? चार्ज का मूवमेंट. चार्ज का मूवमेंट मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है. मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिज्म. क्लियर. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस का मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में. तो ये था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट. फिर ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के होने के बाद हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो बन के आ रहा है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करें. ठीक है, तो फिर हमने बहुत सारे लॉ पढ़े जैसे कि बहुत सारे नाम बताओ. बायो-सैवर्ट लॉ तो आप बहुत आगे पहुंच गए. ठीक है, अभी तो हम बहुत पीछे हैं इससे. हर्षिता जी. सो प्लीज़ एनीवन एल्स, कोई भी लॉ. अरे एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेगा? लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकलेगा? फोर्स निकलेगा. अभी क्या निकालना है? फील्ड की डायरेक्शन. हाँ बिल्कुल सही बोला. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाओ. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल.
मैक्सवेल राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। इसमें अपने को क्या करना होगा, अगर एक वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है अभी अपवर्ड डायरेक्शन में, सो हम क्या करेंगे, अपने थंब को लेकर जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर लेंगे कर्ल, ठीक है, ऐसे मोड़ने को ना, बेंड करने को कर्ल करना कहते हैं, ठीक है, नारायण नारायण। सो अब जैसे आप इस फिंगर को कर्ल करोगे और यहाँ ऐसे लेके जाओगे, योर कर्ल फिंगर विल शो द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसी आई? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? फिजिकल मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ये तो समझ में आ ही जाता है, अच्छा हाँ ठीक है ये डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब ये हुआ, जब यहाँ पर जैसे ही चार्जेस आएंगे, चार्जेस जैसे ही यहाँ पर पड़ेगा, गोल 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 घूमना शुरू कर देगा। क्लियर? तो जैसे ही कोई यहाँ पर चार्ज आएगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, वो घूमेगा, मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? और कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और डाउनवर्ड होगा तो भी निकाल लोगे, करंट की डायरेक्शन मालूम है। सो अब कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। तो अब की बार क्लॉकवाइज घूमेगा। और इसको आपने अपनी जूनियर क्लासेस 10th वगैरह में पढ़ रखा है, आपको याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते थे फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। वो एक्टिविटी आपने ऐसे करी होगी कि एक कार्डबोर्ड रखते हैं बीच में, है ना, और उसमें हम छोटे छोटे आयरन के स्प्रिंकल्स फेंक देते हैं और वो ऐसे घूम जाते हैं, यूँ जो शेप बना देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। किया होगा आपने, ठीक है, अपनी जूनियर क्लासेस में सभी में। सो दिस इज़ वॉट यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बड़ा अच्छा रूल है। तो इस चैप्टर में CBSE के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लिखा है, और अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं तो आपको इसका हेडिंग मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो डरना नहीं है, सेम ही पढ़ना है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और सेट एक्सपेरिमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सीधे बहुत काम की बात करता है, एक है एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो अपने को एक बंदा सोचना है, ठीक है, और मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो मैं ख़राब बना पाऊँगा इसको, तो इसी को बंदा मानते हुए चलें, ठीक है। ये बंदा जो है ये इस तरीके से, यार ये बंदा बनता नहीं है मेरे से, मैं क्या करूँ। सो चलो अब मैं बुक को फॉलो करता हूँ तो क्या पता अच्छा बन जाए। ये इसके बाल है, ठीक है, ये इसका मुंह है, दो आंखें, ना ऐसे कैसी होंगी आंखें यार, इधर से तो एक ही दिखाई देगी ना। ये हो गई इसकी नाक, ये हो गया इसका मुंह। आह बहुत बढ़िया, ठीक है, मज़े करो, अच्छा बना दिया मैंने। तो ये एक बंदा है भालू है, जो भी है। सो इमेजिन अ पर्सन, एक पर्सन आप इमेजिन करो जिसमें करंट जो है ना, करंट एंटर्स फ्रॉम हिज फीट, करंट एंटर कर रहा है उसके फीट से और सर में से निकल रहा है। हाइपोथेटिकल है, सोचना है केवल, ठीक है, ऐसा होगा बंदा तो निकल जाएगा। क्लियर? सो केवल सोचना, इमेजिन करना है, करंट एंटरिंग फ्रॉम हिज फीट एंड लीविंग फ्रॉम हिज हेड। ऐसा अगर होगा और एक इसके नीचे अपनी सुंदर सी प्यारी सी मैग्नेटिक कंपास या निडल रखी हुई है, ठीक है, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। सो नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, ये इसका राइट हैंड होगा ना, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, ऐसे पड़ा हुआ है, फैला पड़ा हुआ है, ठीक है। सो नॉर्थ पोल विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। जब नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, तो साउथ पोल किधर को जाएगा? अपने आप ही इस तरफ को आएगा। क्लियर? सो दिस इज द रूल, जस्ट टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर स्विमिंग रूल मालूम होने चाहिए रूल, आते नहीं एग्जाम में वो अलग बात है, ठीक है, फिर भी कभी आ जाए 1 मार्क्स में, ठीक है, तो इसलिए मालूम होना चाहिए, पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो वी विल कवर, बस ये याद रखना है, 2 चीज़ें याद रखना है, की वर्ड में ख़त्म करूँ तो नॉर्थ पोल और लेफ्ट हैंड, फीट से जा रहा है और सर से निकल रहा है करंट, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ सुना है नाम पहले? अच्छा, बायो-सैवर्ट लॉ, सही। इसको किसी बुक में आपको बायट लिखा हुआ भी मिलेगा, BIOT, बायट-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ, तो जो भी लिखा हुआ मिले सेम एक ही बात है। बायो-सैवर्ट लॉ इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है।
ज़्यादा बुक में बायो सेवर्ट लॉ होता है तो मैं बायो सेवर्ट लॉ यूज़ करूँगा। एनसीईआरटी में क्या है देखिएगा, इसको या दे ही नहीं रखा, जहाँ पर दिख जाए BDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, समझ जाओ खुशी की लहर। क्या बायट, आज से बायो जी का नाम बायट हो गया है, नया नामकरण हो गया। क्या मैं भी इसमें दिखाई दे रहा हूँ? फेस नहीं आ रहा है या आ रहा है? आ रहा है, चलिए अच्छी बात। सो बायट सेवर्ट लॉ, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी। अच्छा, क्या कहता है ये? एक्चुअली ना ये बहुत हेल्पफुल है, बायट सेवर्ट लॉ बहुत हेल्पफुल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने में। ठीक है, कैसे हेल्पफुल है? अब जैसे मान लो एक वायर है, वायर का मतलब क्या हो गया? करंट एलिमेंट, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। और इसमें जब आई करंट फ्लो कर रहा है, ये रहा, अपनों ने नाम दे दिया इस वायर को XY। ठीक है, और इस वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं? पॉइंट P पर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर ये करंट जो होगा स्ट्रांग होगा ना, तगड़ा करंट होगा, तो यहाँ पॉइंट P तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पॉइंट P तक कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी शुड डू, देखिए इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका ना एक पार्ट ले लेते हैं, एलिमेंट्री पार्ट DL। पूरे के कारण हम नहीं निकाल सकते, तो हमने एक स्मॉल पार्ट DL ले लिया, उसके कारण निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं समझने की कोशिश करो। इसलिए करते हैं, ये वायर जो है ये स्ट्रेट तो है नहीं, इसकी अलग एकदम उल्टी सीधी शेप है। ये वाला जो पॉइंट है कुछ अलग डिस्टेंस पर है वायर का, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अलग डिस्टेंस पर है, ये वाला अलग डिस्टेंस पर है। तो सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो हर एक पॉइंट के कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इस वजह से इसको हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको पहले एक स्मॉल पार्ट ले लेना चाहिए और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए। ठीक है, तो एक स्मॉल पार्ट ले लिया हमने DL। हमारी चालाकी है DL ले लेना, DL पार्ट ले लेना। और इतनी ज़्यादा चालाकी है, इस DL को कभी हम एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे, मतलब एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे जब हमारी ज़रूरत होगी, और कभी हम इसको स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लेंगे। कुछ डेरिवेशन में DL को लेंथ ले लेते हैं, और कई जगह जहाँ हमें ज़रूरत होती है DL को पॉइंट ले लेते हैं। फिलहाल हम एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हुए चलते हैं। तो DL इसका एक एलिमेंट्री पार्ट जो है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा पॉइंट P पर? पॉइंट P पर पूछना है, कुछ पूछ सकते हो? यस, यू वांट टू आस्क? ओके, सो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? तो पहली बात तो मैंने बहुत स्मॉल पार्ट लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। कितना होगा? dB। ठीक है, DL इंडिकेट्स स्मॉल लेंथ, सो dB इंडिकेट्स द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ। तो ये बना मैग्नेटिक फील्ड dB। अब आ जाओ, ये कितने एंगल पर लोकेटेड है यहाँ से? ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए पहले एक टेंजेंट बना ले। टेंजेंट बनाने के बाद मान लो ये थीटा एंगल पर लोकेटेड है ये वाला पार्ट, और ये डिस्टेंस जो है R है। इस एंगल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या R सफिशेंट नहीं था? नहीं था, एक्चुअली नहीं था। R इसलिए सफिशेंट नहीं था, मतलब मैं पॉइंट P को बिल्कुल स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि पॉइंट P कहाँ पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, कितने एंगल पर है। क्योंकि R डिस्टेंस अगर ये है ना, हो सकता है ये वाली डिस्टेंस भी आ रही हो, या हो सकता है कोई और डिस्टेंस भी आ रही बैठे, लेकिन एंगल सेम नहीं बैठेगा कभी भी। क्लियर? तो इसीलिए एंगल भी लिया जाता है। तो अगर हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और पॉइंट P पर हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो पॉइंट P पर बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किन किन चीज़ों के प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें बायो सेवर्ट लॉ से पता चल जाता है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, सॉरी बायट जी, सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बढ़ा देगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट कम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ DL। ये तो समझ में आ ही रहा है, अगर आप इस लेंथ को बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ
dl, db प्रोपोर्शनल टू लेंथ dl। और थर्ड वन क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, db प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो साइन मतलब एंगल बढ़ेगा, साइन कैसा फंक्शन है, साइन में एंगल बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है, सोच लो। साइन 0 0, 30 1/2 0.5, और 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, ये वैल्यू 0.7 समथिंग जाएगी। फिर 60 पर √3/2 और ज़्यादा वैल्यू 0.85 समथिंग। तो साइन ऐसा फंक्शन है, मतलब एंगल बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। और देखते हैं आगे, फोर्थ वन क्या रह गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ कहा है बायो-सैवर्ट ने। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, dv प्रोपोर्शनल 1/r²। सो इफ़ यू विल कंबाइन दीज ऑल इक्वेशन, इन सभी को कंबाइन कर लो, क्या मिल जाएगा, dv प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, इक्वल का लगाओगे, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। चाहो तो k भी लगा सकते थे, फिर k की वैल्यू रख देते। ठीक है, db इज इक्वल टू μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। मौका दूंगा नोट करने का, टेंशन मत लो। तो अब देखते हैं आगे। सो यहाँ पर μ0 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आता था एप्सिलॉन नॉट, याद है क्या होता था ये, परमीबिलिटी। नाम कैसा, कितना अच्छा नाम है ना, परमीबिलिटी। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है। सो व्यूअर्स इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। क्या अच्छी परमिटिविटी होता है जी मैम। सो इम्प्रूव दिस परमिटिविटी, रट्टा मारो, इस उम्र में तो अच्छे याद होते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी नाम कैसा है, परमिशन देगा, है ना। काम कैसा है, ठीक उल्टा, काम बिल्कुल उल्टा है। क्या होता है बताया था कि जैसे मान लो एक मीडियम है, उसकी परमिटिविटी अपने को मालूम है। जैसे मान लो इस मीडियम की परमिटिविटी 10 है, एक मीडियम की परमिटिविटी 10 है। तो अगर 100 फील्ड लाइन आएंगी ना ये दूसरे मीडियम से, और इस मीडियम में एंटर कर गई, इस मीडियम में 100 आई 100, तो 10 ही एंटर कर पाएंगी यहाँ पर। जिस नंबर से नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिवाइड हो जाती हैं, जिस नंबर से नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिवाइड हो जाती है, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक मीडियम की परमिटिविटी 3 है और 15 फील्ड लाइन आ रही हैं, तो आगे कितनी पहुंचेंगी, 5। जिस नंबर से डिवाइड हो जाती है फील्ड लाइन, 15 आ रही है ना, तो 3 ही आगे पहुंचेंगी। 15 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर, तो 5 आगे पहुंचेंगी फील्ड लाइन। जितनी ज़्यादा, अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि अगर एक मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, उसमें उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो पाएगा, है ना, उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ होगा। तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट करता था, कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत जल्द उसके लेक्चर्स भी अपलोड होंगे। सो जो यहाँ पर है म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी है, और इसका काम बिल्कुल वही है जो एप्सिलॉन नॉट का काम इलेक्ट्रिक फील्ड में था। तो अगर जितनी ज़्यादा मीडियम की परमिबिलिटी होगी, उतनी कम फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो पाएंगे, क्लियर। और यहाँ पर म्यू नॉट लिखा हुआ है, नॉट जब ये लिखा हुआ होता है तो समझ जाओ यहाँ पर बात हो रही है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर, और वैक्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷। यूनिट किसी को याद है, यूनिट इसकी कोई बता सकता है यूनिट? तो यूनिट को भी अभी डिस्कस करेंगे, निकाल सकते हैं हम, न्यूटन कूलम -2। सो दिस इज द यूनिट, और दिस वाज ऑल अबाउट बायो-सैवर्ट लॉ। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहें इस चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।